हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने फिर से सीएम योगी की पीठ पर हाथ रख दिया है। आज संसद में अचानक पहुंचकर जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर गदगद होकर बयान दिया और उसके बाद विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया गया, उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी अब फिर से योगी को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। पीठ पर हाथ रखने वाले किस्से की याद इसी से आई। खैर, उसका जिक्र आगे करेंगे हम, लेकिन अभी सवाल यह है कि क्या फडणवीस की पीठ पर भी मोदी का हाथ रहेगा, क्योंकि सत्ता के 6 महीने भी नहीं बीते हैं और यानी महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज हुए 6 महीने नहीं हुए देवेंद्र फडणवीस को कह लें या बीजेपी को कह लें, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की अब मांग हो रही है। कल नागपुर में जो हिंसा भड़की, रात को शाम के वक्त 7:30 से 9:30 के बीच खासकर, और हालात जिस ढंग से बिगड़े, इसके बाद अब भी राज्य में औरंगजेब को लेकर बयानबाजी चल रही है। उसमें आरोप लग रहे हैं कि मोदी महाराष्ट्र को गुजरात जैसा बनाने में लगे हैं, लेकिन गुजरात के वक्त तो वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी और यहां तो मोदी ने कोई सलाह देना तो दूर, नागपुर पर कुछ कहा ही नहीं और संसद में केवल अपनी तारीफ करके चले आए। महाकुंभ की बात भी मोदी ने की, लेकिन जो लोग भगदड़ में मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। 2 शब्द बोल देते अगर नरेंद्र मोदी महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसी पर, तो उनका ओहदा नीचे नहीं हो जाता। लेकिन संवेदना के 2 बोल बोलने के लिए जो कलेजा चाहिए वो शायद नरेंद्र मोदी में अब नहीं है, या पहले भी नहीं था। खैर, इधर देश की सियासत में बिहार चुनाव से पहले चिंगारी भड़कने की शुरुआत हुई है, तो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं बिहार चुनाव से पहले ही अब चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है, जिसमें मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाएगा। इस फैसले से किस तरह निजता के अधिकार पर खतरा आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी को, जिन्होंने बताया कि ये न्यू इंडिया है, यहां लोकतांत्रिक तकाजों का मतलब नहीं है। आइए जरा सुन लेते हैं पहले राहुल गांधी संसद भवन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 2-3 चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और न्यू इंडिया, एलओपी को कम से कम मौका मिलना चाहिए, मौका देते रहे हैं, लेकिन अब नहीं दिया, यही न्यू इंडिया है। राहुल गांधी तो कुंभ पर मोदी का समर्थन ही कर रहे थे। अगर उन्हें बोलने दिया जाता तो क्या पता मोदी जी के नंबर बढ़ जाते, लेकिन यह मौका उन्होंने गंवा दिया, या शायद उन्हें राहुल के बोलने से ही डर लगता है। इस बारे में प्रियंका गांधी ने भी अपनी राय दी है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये जरा उनकी जुबानी भी सुन लेते हैं, सुनिए जरा। मैम, विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति, और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। संसद के बाहर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने विपक्ष की आवाज दबाने पर सरकार की आलोचना की, और उधर राज्यसभा में सोनिया गांधी ने मनरेगा पर अपना बयान दिया। संसद के बजट सत्र में बीजेपी कई तरह से घिरी हुई है और कमजोर भी नजर आ रही है। पहले ही उसके सामने कई चुनौतियां थी, अब महाराष्ट्र के मामले में मोदी और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, और खासकर महाराष्ट्र मतलब नागपुर, जहां कल से घटना जो है वो घटी और बढ़ गई। आज उद्धव ठाकरे ने तो सीधे देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांग लिया। उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे।
अहो त्याला आक्रमकता म्हणत नाही, त्याला भेदरटपणा म्हणतात. पीछे किसका हाथ है, क्या लगता है? मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ. तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है. अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में. तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए. सर भाजपा ने ना मैं मुख्यमंत्री हूं, ना ही गृह मंत्री हूं, और असफलता सरकार की है, ये बात यहां उद्धव ठाकरे कह रहे हैं. तो इतना तो तय है कि फडणवीस इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अब ऐसी कोई नैतिकता बीजेपी में नहीं दिखती है. वैसे महाराष्ट्र का असर क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, ये देखना होगा. नीतीश कुमार क्या बीजेपी के इस रवैये का साथ देंगे, ये भी एक अहम सवाल है. उधर उत्तर प्रदेश में तो आदित्यनाथ योगी ने सीधे अबू आजमी को चुनौती दे ही दी थी. आप याद कीजिए औरंगजेब के मामले में. वैसे भी महाकुंभ के बाद अब योगी जी अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत मान रहे हैं, और उस पर आज मोदी का साथ भी उन्हें मिल गया है. हालांकि नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नाम नहीं लिया योगी आदित्यनाथ का जब अपना बयान, अपना भाषण दे रहे थे सदन के अंदर. आपको पिछले यूपी चुनाव की एक तस्वीर याद होगी जिसमें मोदी योगी की पीठ पर हाथ रखकर चल रहे हैं. वो तस्वीर काफी चर्चा में आई थी. उस वक्त इस तस्वीर को काफी अहम माना गया था, क्योंकि तब योगी और मोदी के बीच अघोषित टकराव की खबरें थी, लेकिन फिर मामला पीठ पर हाथ रखकर संभाला गया. अब यही देखना है कि फडणवीस के साथ मोदी इस तरह के फोटो सेशन कब करवाते हैं, या करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे. खैर, अब बात करते हैं दोस्तों चुनाव आयोग की. चुनाव आयोग में आज बैठक हुई है, एक अहम बैठक हुई, जिसमें एपिक कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की अनुमति दी गई है. यानी एपिक कार्ड जो चुनाव कार्ड का जो वोटर कार्ड का जो आपका नंबर होता है, उस नंबर को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, यानी वोटर कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ दिया जाए. इस संबंध में, इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार एपिक को आधार से जोड़ा जाएगा. इससे पहले सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने का फैसला किया था. चुनाव आयोग ने कहा है कि जोड़ने का काम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप ही किया जाएगा. आपको याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, इसको ऐच्छिक कर दिया था कि आपकी इच्छा है तो जोड़िए, आपकी इच्छा है तो मत जोड़िए. लेकिन अब आधार और एपिक के तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं, उनके बीच तकनीकी परामर्श जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा कि इसको कैसे जोड़ा जाए. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर एपिक से आधार जोड़ दिया जाता है तो फिर सारे नागरिकों का डाटा चुनाव आयोग के पास होगा, और इसमें निजता के अधिकार पर खतरा बताया जा रहा है. चुनाव आयोग ने भले ही गड़बड़ी रोकने और डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए यह प्रावधान किया है, मगर यहां एक गड़बड़ी सुधारने में दूसरी के पैदा होने का खतरा दिख रहा है. एक तरफ आप गड़बड़ी ये सुधार रहे हैं कि चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो आधार कार्ड में आपका पूरा डाटा है, बायोमेट्रिक, आपके थंब के, आपके आंखों के, ये सारे डाटा वहां पर मौजूद हैं, ये सब चला जाएगा अब चुनाव आयोग के पास भी. तो ये खतरा, और इस खतरा को कैसे दूर किया जाएगा ये देखना है. निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ देश में लोकतंत्र को बचाना और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, ये तीनों अहम जिम्मेदारियां सरकार पर हैं. लेकिन इस समय मोदी जी अपने महिमा मंडन में लगे हुए हैं. क्या विपक्ष के लिए खुद को साबित करने का सरकार को घेरने का ये जो टाइम है, सही समय है, ये सही टाइम है? इस पर आज चर्चा करेंगे. लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि जो नागपुर में हुआ, जो हिंसा भड़की नागपुर में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, या ऐसे अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़काने की कोशिश, साजिशें रची जा रही हैं. आखिर औरंगजेब के नाम पर आज की तारीख में हिंसा भड़का के क्या कुछ हासिल कर लेगी बीजेपी? बीजेपी का नाम इसलिए क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का यह आह्वान था, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से पूरा कुनबा जुड़ा हुआ है.
ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कहीं भी दंगा हो, हिंसा हो, वो जायज़ नहीं है और इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। क्या महाराष्ट्र में सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ हुआ है? नागपुर में 100 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। आज़ाद भारत में पहली घटना है। आखिर क्यों?